नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इनफाइनाइट एकेडमी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पहले बहुत ही बार पूछे गए हैं और उनकी भविष्य में भी पूछे जाने की 100% संभावना है। भारतीय संविधान के बारे में हम लगभग 10 वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसके द्वारा आप सभी लोगों को भारतीय संविधान के सभी क्वेश्चन हल करने के लिए सफल बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें और उसे लाइक और शेयर जरूर करें। भाई बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप सभी लोग अपना सपोर्ट दें और पूरी तरह से साथ दें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 से पूरे भारत में लागू हो गया। भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है जनक। आप सभी लोगों से क्वेश्चन है, बताइए भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? आप सभी लोगों के ऑप्शन है 11, 12, 10 और 9। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बात करें 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर बात करें 9 अगस्त 1942, महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? 1946 में जो भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतरिम सरकार बनाई गई थी, उसके कार्यकारी उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, PT नेहरू, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, यह भारत के पहले गृह मामले एवं सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। भारत के पहले गृह मंत्री अगर पूछे जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री तो हमारे बलदेव सिंह जी, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को माना गया है। देखिए भारतीय संविधान के हमारे प्रारूप को माना गया है। ऑप्शन है संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। हमारे संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। एकात्मक संविधान वह होता है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं। जिस संविधान में सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित हों उसे एकात्मक संविधान कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? संविधान सभा का प्रस्ताव डॉक्टर MN रॉय, माघवेंद्र नाथ रॉय जिनका पूरा नाम था, MN राय जी के द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव सबसे पहले 1935 में दिया गया था। ब्रिटिश सरकार में लिनलिथगो, जो कि ब्रिटिश का गवर्नर जनरल था, लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में आज़ादी की मांग उठी थी, तो सभी लोगों ने कहा था कि एक संविधान सभा का गठन होगा जिसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे, जिसके लिए क्रिप्स मिशन बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अगुवाई में भारत में 1942 में आया था, जिसके तहत
1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा अस्तित्व में आई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति का अध्यक्ष का नाम बताएं। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी जी थे। एस.सी. मुखर्जी जी थे। और पट्टाभी सीतारमैया जी संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी थे। के.एम. मुंशी जी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष के.एम. मुंशी जी थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष के.एम. मुंशी जी थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव जो कि बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे, और डी.पी. खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी जी आ गए थे। तो इस प्रकार से हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में एकमात्र मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व किसने किया था। मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था भारतीय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में। आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, देखिए जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भाषाई आधारित पर राज्य पुनर्गठन करने की कोई कवायद नहीं थी, किंतु जब धीरे धीरे शासन होने लगा तो विभिन्न भाषीय लोगों ने अपनी अपनी भाषा के हिसाब से राज्यों के पुनर्गठन की आवाज़ उठाई। जिस आवाज़ को देखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में, अगर आपसे पूछा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो फजल अली की अध्यक्षता में, जिसके अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पडिक्कर जी थे। के.एम. पडिक्कर जी की सदस्यता के साथ भारतीय राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन के लिए 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली एवं अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर जी थे। 1969 एक बहुत ही महत्वपूर्ण सन है। 1969 में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम पर प्रतिषेध लगाता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, यानी कि अगर कोई भी मानव व्यापार करता है या फिर बच्चों से काम कराता है तो वह अपराध माना जाएगा, और जो कि कानून के अनुसार, विधि के अनुसार दंडनीय माना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव की क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता, अनुच्छेद 21A
21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। निम्न में से किसके तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, जो कि एक संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। तो अगर आपसे पूछा जाए यदि ऑप्शन मौलिक अधिकार ना हो तो आपका आंसर हो जाएगा संवैधानिक, किंतु अगर मौलिक अधिकार आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय, आप सभी लोगों से क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी, मौलिक अधिकार का सजग प्रहरी किसे कहा गया है? सजग प्रहरी, मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आप सभी लोगों से यदि पूछा जाए कि हाई कोर्ट के द्वारा कितने तरह की रिटें जारी की जाती हैं, तो होती हैं 6। हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 5 प्रकार की रिटों में से कौन सी है, तो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, प्रोविजन और क्रिटोरियर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन एवं उन्हें लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय, भारतीय सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारे मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी भारतीय उच्चतम न्यायालय को कहा गया है। चलिए अगर आप सभी लोगों से बात की जाए कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद का उल्लेख मिलता है। संसद में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा जिसे लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। आप सभी लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि बताइए इनमें से किसे भंग नहीं किया जा सकता है? कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो आप सभी लोगों को बता दें कि अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों का गठन सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन महात्मा गांधी जी का एक सपना था, जिसके द्वारा वह सत्ता का विकेंद्रीकरण करके गांव-गांव तक लोगों की आवाज़ सुनना चाहते थे और उसे सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं से पहुंचाना चाहते थे। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। यूनियन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यूनियन सिविल कोड, जो कि भारत के एकमात्र राज्य गोवा में जारी है। यहाँ पर सभी लोगों के लिए समान कानून एवं नियम होते हैं। यूनियन सिविल कोड का उल्लेख अनुच्छेद 44 में होता है। अनुच्छेद 48A में हमारे पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है कि हमें पर्यावरण के बारे में जागरूक रहना है, उसे बचाना है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण के बारे में कानून मिलते हैं। अनुच्छेद 51 है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या, माफ कीजिएगा, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 10। 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस अनुच्छेद का आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति चलिए थोड़ा साफ कर लेते हैं जगह बनाने के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में मिलता है। और राष्ट्रपति जी पर क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति पर क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61। महाभियोग के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति जी को अनुच्छेद 72 के तहत प्रदान की जाती है। यदि आप सभी लोगों से पूछा जाए अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में मिलता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए 79, 80 और 81 तो आप सभी लोग याद कर लीजिए सरला। 79 में संसद का उल्लेख, संसद। 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन मिलता है। लोकसभा। इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ा है। एक बार फिर से देखते हैं। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के गठन से है। अनुच्छेद 44 का संबंध यूनियन सिविल कोड से है और भारत में एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर यूनियन सिविल कोड लागू है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 48A में। अनुच्छेद 51 है मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 61 का संबंध तो राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी महान्यायवादी। अगर आपसे पूछा जाए महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति जी के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 79 का संबंध संसद, अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा, अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।